हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे क्लास में। और आज हम लोग एक बार फिर से क्लास 8 सोशल साइंस के हिस्ट्री के एक चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। पूरा हम लोग इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। उस चैप्टर का नेम है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, आपके एनसीईआरटी की बुक में सेम चैप्टर है, सेम मैटर है, लेकिन थोड़े दूसरे नाम से है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी मैच कर लीजिएगा। जो उसमें है वो इस प्राइवेट बुक में भी है। ठीक है, मैं फ़िलहाल प्राइवेट बुक ही मेरे पास है, मैं उसी से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज हम लोग मिल करके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 इंडियन नेशनल मूवमेंट। बात शुरू करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की। उससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है। ठीक है, 1600 के आसपास ब्रिटेन से एक कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो वहाँ के क्वीन से लाइसेंस लेती है, परमिशन लेती है, और उसको इंडिया में ट्रेड करने का, बिजनेस करने का परमिशन मिल जाता है। वो कंपनी आती है और आ करके यहाँ टी यानी कि चाय बेचती है, और यहाँ से ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इलायची और कॉटन के कपड़े, इनको यहाँ से लेकर के और अपने कंट्री भेजती है। धीरे धीरे जब उस कंपनी ने देखा कि यहाँ के जो राजा हैं, छोटे छोटे राजा हैं, और कोई यूनाइटेड पावर है नहीं, और ये सब आपस में ही लड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के राजाओं से दोस्ती बढ़ानी शुरू की, फ्रेंडशिप करनी शुरू की, और धीरे धीरे आपस में ही उनको फूट डाल करके, आपस में उनको लड़ाते लड़ाते धीरे धीरे करके उन्होंने सारा का सारा इंडिया जीत लिया। सबसे पहले उन्होंने 1757 में बंगाल को जीता। बंगाल को जब जीत लिया तो 1764 में उन्होंने बक्सर के वॉर में हरा करके बिहार और उड़ीसा को भी जीत लिया। इसी तरीके से धीरे धीरे वो पावरफुल होते गए, ब्रिटिश वाले पावरफुल होते गए, और 1700 तक आते आते उन्होंने लगभग पूरा का पूरा इंडिया उसको उन्होंने जीत लिया था। तो यहाँ के लोगों को छटपटाहट होने लगी, बेचैनी होने लगी कि अंग्रेज बाहर से आए हैं और आकर के हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। ठीक है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और हमारे जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, हमारी रिसोर्सेस को यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ करके हमको कंगाल बनाते जा रहे हैं, हमको पुअर बनाते जा रहे हैं, और अपने अमीर बनते जा रहे हैं, रिच बनते जा रहे हैं। हमारा जो फॉरेस्ट था, हमारा जो जो भी हमारे नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज थे, वो सारा का सारा यूज़ कौन कर रहे थे? ब्रिटेन वाले यूज़ कर रहे थे, और इंडिया से ही पैसा लेकर के, इंडिया से ही बिजनेस करके, ठीक है, और हमसे ही ज़बरदस्ती काम करवा करके वो ब्रिटेन को पावरफुल और वेल्दी बनाते जा रहे थे। तो यहाँ के उस टाइम के जो लीडर थे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, तय कर लिया कि हमको अब इन ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, और अंग्रेज़ों को, ब्रिटेन वालों को यहाँ से हम लोगों को भगाना है, यहाँ से खदेड़ करके उनको कंट्री से अपने बाहर कर देना है। इंडियन लोगों के लिए इंडियन रूलर चाहिए, ये विदेशी आकर के, फॉरेनर आकर के हमारे यहाँ राज कर रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ाई लड़नी शुरू की। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कुछ संगठन बनाए। ठीक है, उसमें जो सबसे पहला था आपका लैंड होल्डर सोसाइटी, उसका नाम था। वो कलकत्ता में बना आपका 1838 में। आज जो आपका कोलकाता है, तो उस टाइम में उसे कलकत्ता कहा जाता था। तो 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनाई गई। लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनाने का मतलब क्या है कि अंग्रेज़ इंडियन लोगों की जो लैंड थी, अर्थ थी, ज़मीन थी, उसको ऐसे ही ले लेते थे, टैक्स ना चुका पाने के नाते। ठीक है, या कोई भी नेम रूल रेगुलेशन बना करके वो हड़प लेते थे। तो लैंड होल्डर्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू की। फिर उसके बाद से 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी। ये सब सोसाइटी, ये सब ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया जा रहा था कि सोसाइटी के अंडर और बैनर के अंडर अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, एज ए मेंबर जुड़ सकें। ठीक है, एज ए मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके, और जब बहुत लोग जुड़ जाएंगे, मीटिंग होगी, इकट्ठा बैठेंगे, ठीक है, तो उनको जागरूक भी करना चाहिए। उनको जागरूक भी वो आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम के लोग रिलीजियस होते थे, पढ़ाई लिखाई पर उतना जोर नहीं होता था। तो अंग्रेज जो भी करते थे वो उनकी चाल के लोग समझ नहीं पाते थे। ठीक है, और हमारे यहाँ के
पॉपुलेशन की एक और भी बहुत तो थोड़ा सा वियर्ड बात है कि वो लोग लीडर खोजते हैं। एक आदमी बोलेगा तो उसके पीछे 100 200 500 खड़े हो जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ कर के वो बोलना नहीं चाहेंगे। उनको हमेशा एक लीडर की आदत होती है कि कोई आगे बढ़ कर के बात करे, पीछे से हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए भी मीटिंग्स होनी ज़रूरी थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कलेक्टिवली गैदरिंग होना ज़रूरी था, ताकि इसके बारे में लोगों को बताया जा सके, समझाया जा सके। फिर उसके बाद से 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन बना और उसके बाद से बॉम्बे एसोसिएशन बना 1852 में। ठीक है, ये सब एसोसिएशन बनाए गए, बना करके लोगों को यूनाइट करने का काम हुआ, लोगों को गैदर करने का काम हुआ, लोगों को इकट्ठा करने का काम हुआ। जब लोगों ने ये तय कर लिया कि हम लोग को यूनाइटेड होकर के लड़ना है, एक होकर के लड़ना है और संगठन बना करके लड़ना है, ऑर्गेनाइजेशन बना करके लड़ना है, तो उस समय एक और सबसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। वो थी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट। एलन एक्टोवियन ह्यूम, ये एक आयरलैंड के पर्सन थे, एक अंग्रेज थे। उन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की क्या किया था, इस्टेब्लिशमेंट किया था। और जब उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था तो वो उत्तर प्रदेश के इटावा के कलेक्टर थे, यानी कि डीएम थे। ठीक है, और सबसे पहले इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए वो WC बनर्जी बनाए गए, व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई, तो अभी तक गांधी जी इंडिया में नहीं थे। उस टाइम तो गांधी जी आपके साउथ अफ्रीका में थे, लॉयर की प्रैक्टिस करने वो गए थे। तो गांधी जी जब वापस आते हैं इंडिया 1915 में, तो उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में उनका कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। और उसके बाद से पूरी की पूरी जो स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल है, जो हम फ्रीडम होने के लिए हमने जो स्ट्रगल किया, जो आंदोलन किए, जो मूवमेंट किया, ठीक है, जो अनशन किया, जो सत्याग्रह किया, उसके बाद से गांधी जी उसको पूरा टेक ओवर कर लेते हैं। लेकिन 1915 से पहले जब तक गांधी जी नहीं आए थे, तब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो लीड कर रहे थे या उस पार्टी को चला रहे थे या फ्रीडम स्ट्रगल को, स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखे थे, ठीक है, उनको मॉडरेट्स कहा जाता था। ठीक है, मॉडरेट उन लोगों को कहा जाता था, ठीक है, जो कि चेंजेस को एक्सेप्ट करते थे। वो चाहते थे कि सोसाइटी रिफॉर्म हो, सोसाइटी में अच्छी चीज़ें आएँ, लोग अवेयर हों, लोग एजुकेटेड हों, पढ़े लिखें। जो लोग जब एजुकेटेड होंगे, पढ़ना लिखना जानेंगे, तो अपने राइट्स के बारे में भी वो बात करेंगे, अपने अधिकारों के बारे में, उनके लिए फ़ायदा क्या है, उनका नुकसान क्या है। जब वो एजुकेटेड रहेंगे, हर चीज़ों को समझेंगे, परखेंगे, जांचेंगे, तो उनके लिए चीज़ों को डील करना या अंग्रेज़ों की चाल को समझना, ब्रिटिश इंडिया के चाल को समझना या उनके कॉन्स्पिरेंसी को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बन गई तो मॉडरेट्स लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली बन रही है, ठीक है, जो चुनाव, इलेक्शन या चुनाव जो होने वाले हैं, उसमें हम लोगों को भी पार्टिसिपेशन चाहिए। उसके बाद से उन्होंने और डिमांड्स क्या रखी कि जो सिविल सर्विस की एग्ज़ाम होती है, यानी कि ऐसा एग्ज़ाम जिससे ऑफिसर चुने जाते थे, ठीक है, कि डीएम कौन बनेगा, कलेक्टर कौन बनेगा, पुलिस कौन बनेगा, दरोगा कौन बनेगा, ठीक है, तो इन सब के लिए एक एग्ज़ाम होता था और उसी एग्ज़ाम से जो लोग पास आउट करते थे उनको ऑफिसर बनाया जाता था। इंडिया में रूल करने के लिए ऑफिसर वो बनते थे। तो कांग्रेस के जो मॉडरेट ग्रुप वाले थे, उन्होंने कहा कि एक तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली में हमको भी पार्टिसिपेट करने दीजिए। उनकी जो दूसरी डिमांड थी, सेकंड डिमांड थी, वो ये थी कि जो सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम आप करवाते हैं उसमें केवल ब्रिटिश वाले यानी कि अंग्रेजी ही बैठ सकते थे, कोई इंडियन उसमें नहीं बैठ सकता था, यानी कोई इंडियन उस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता था। तो उनकी सेकंड डिमांड क्या थी कि सिविल सर्विसेज में इंडियन लोगों को, इंडियन स्टूडेंट्स को बैठने की परमिशन मिले। उनकी जो थर्ड डिमांड थी वो ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार हम लोग के ऊपर जो बेमतलब का टैक्स लगाए हुए है, जो लगान वसूल रही, जो टैक्स वसूल रही है, उस टैक्स को कम किया जाए, क्योंकि टैक्स इतना ज़्यादा वसूला जाता था कि जिससे इंडियन लोगों को उसको पे करने में दिक्कत होती थी। उसके बाद से ब्रिटेन वालों ने जो यहाँ पे अपनी आर्मी रखी थी, तो उसकी आर्मी का सारा एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा वो इंडिया के पैसों से चुकाते थे, उसको भी बंद करने के लिए कहा गया। उसके बाद से
इंडियन लोगों को एजुकेट करने के लिए, ठीक है, अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की बात उन्होंने कही थी। तो ये बेसिकली फोर्थ डिमांड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद कांग्रेस के मेंबर्स ने, यानी कि मॉडरेटर्स ने किया, ठीक है। तो इन लोगों को मॉडरेटर्स कहा गया, क्योंकि ये लोग सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना चाहते थे और इंडियन लोगों को और भी ज़्यादा जागरूक और भी ज़्यादा अवेयर बनाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन ये जो मॉडरेट लोगों ने जो डिमांड किया था, उस डिमांड में कुछ कमियां थीं, उसमें कुछ लिमिटेशंस थे। वो क्या थे, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। जो मॉडरेट लोग डिमांड कर रहे थे उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। उनकी लिमिटेशंस क्या थी, उनमें कमियां क्या थी। मॉडरेट लोग ब्रिटिश के सेंस ऑफ जस्टिस पे यकीन रखते थे और उन्होंने केवल निगोशिएशन का बस दौर जारी रखा। उनसे बस केवल निगोशिएट करते रहे, बातचीत करते रहे कि हमारी ये डिमांड मान लीजिए, हमारी वो डिमांड मान लीजिए। और जो ब्रिटेन वाले थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो बहरा बनी रही, डेफ बनी रही, और उन्होंने मॉडरेटर्स के किसी भी डिमांड को नहीं माना और उन्हें टालते रहे, टाइम देते रहे, दिन देते रहे, डेट देते रहे और टालते गए। उसके बाद से अगली हेडिंग आपकी है ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। उसके बाद से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट टालती रही तो कांग्रेस के कुछ लोगों में लोग एक्सट्रीमिस्ट बन गए। तो एक्सट्रीमिस्ट उन लोगों को कहा गया जो कि अपना हक लड़ करके, आंदोलन कर करके, मूवमेंट करके, ठीक है, भूख हड़ताल करके, सत्याग्रह करके जो अपनी बात मनवाते थे, ठीक है, यानी अंग्रेज़ों की आंखों में आंखें डाल के जो बात करते थे, उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था। ये रिक्वेस्ट नहीं करते थे, ये अपनी बात रखते थे, उसके लिए डिस्कस करते थे, उसके लिए डिबेट करते थे, और ये ब्रिटिश के नाक में दम कर देते थे अपनी बात को मनवाने के लिए। इनकी जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि अपोजिशन टू द आइडियोलॉजी एंड टेक्निक्स ऑफ द मॉडरेट्स की जो टेक्निक्स थी वो इनको नहीं मानते थे। ये अंग्रेज़ों से डायरेक्ट निगोशिएट करने में, बात करने में और अपने एक्शंस को कंप्लीट करने में यकीन रखते थे। और उनका जो प्रेफरेंस था वो कांग्रेस का सेशन बुलाते थे, बैठक यानी कि मीटिंग बुलाते थे, और करना क्या है ये पहले से ही वो तय कर लेते थे, एजेंडा सेट होता था और सर्कुलेट करा देते थे। उसके बाद से द एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया अनलाइक द गोल ऑफ मॉडरेट्स टू अटेन कॉलोनियल फ्रॉम द सेल्फ गवर्नमेंट। तो इन लोगों ने ये कहा कि हमें कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें ब्रिटेन के अंडर रहना नहीं मना है, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान बनाने की छूट दे और हमको फ्री कर दे और यहाँ से चली जाए। दे डिमांडेड स्वराज। उन लोगों ने स्वराज की डिमांड की। स्वराज का मतलब होता है अपना राज, यानी इंडिया के लोगों पे इंडिया के लोग ही गवर्नमेंट बना करके रूल करें, कोई फॉरेनर या बाहर ही आकर के रूल ना करे। एक्सट्रीमिस्ट में जो मेन लीडर्स थे, जो मुख्य नेता थे, उनमें लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे और बिपिन चंद्र पाल थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन जो आपके नेता थे, लीडर्स थे, ये एक्सट्रीमिस्ट्स के टॉप लीडर्स में माने जाते थे, ठीक है। और पूरे के पूरे अंग्रेज इनसे थर्राते थे, कांपते थे, डरते थे, क्योंकि ये खुद भी किसी से नहीं डरते थे और अपनी बात को बखूबी रखते थे, लॉजिकल वे में रखते थे, जिससे अंग्रेज सरकार घबरा जाती थी। तो इन तीनों ने मिल करके पूरे के पूरे बंगाल में लोगों को जगाया, लोगों से जाकर के बात की, मीटिंग्स की, कांग्रेस का सेशन डाला और लोगों को अंग्रेज़ों के चाल के बारे में बताया। जो अंग्रेज यहाँ पे लूट मार जो मचाए हुए थे उनके बारे में जाकर के लोगों को जागरूक किया, अवेयर किया। जब लोग अवेयर हो गए तो सारे के सारे लोग जो जाने अनजाने में ब्रिटेन का साथ दे रहे थे, ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, उनके यहाँ नौकरी कर रहे थे, उनके यहाँ जॉब कर रहे थे, वो सब लोग जब अवेयर हो गए तो सब पूरे के पूरे बंगाल ने ये तय कर लिया, पूरे के पूरे बंगाल ने ठान लिया कि अब अंग्रेज़ों को, ब्रिटेन वालों को बाहर करके ही छोड़ना है, बाहर निकाल के ही छोड़ना है। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट गई कि पूरा का पूरा बंगाल अवेयर हो रहा है, जागरूक हो रहा है, जाग रहा है, तो ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को रोकने के लिए और उनके अवेयरनेस को रोकने के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक चाल चली, ठीक है। वो ये कि उन्होंने बंगाल को दो बराबर भागों में बांट दिया, बंगाल को डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक का नाम वेस्ट बंगाल रखा गया,
दूसरे का नाम रखा गया ईस्ट बंगाल। ये जो आपका ईस्ट बंगाल है, ठीक है, बाद में जब इंडिया आपका इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, हम जब फ्रीडम हुए, तो उसी ईस्ट बंगाल का नाम ईस्ट पाकिस्तान रख दिया गया। और आज जो आपका बांग्लादेश है वो ये वही आपका ईस्ट बंगाल है। तो जो आज आपका बांग्लादेश है ये वही ईस्ट बंगाल था। 1905 में ब्रिटेन वालों ने बंगाल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था और वेस्ट बंगाल इंडिया में ही रह गया। लेकिन जो ईस्ट बंगाल था आपका वो 1947 के बाद पाकिस्तान के हिस्से चला गया और उसको ईस्ट पाकिस्तान नाम दिया गया था। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। आपको याद दिलाते चलें कि बंगाल का जो डिवाइडेशन हुआ था वो 1905 में हुआ था। और ये किसका प्लान था? तो लॉर्ड कर्जन का प्लान था। लॉर्ड कर्जन ने ही ये एडवाइस दिया था कि बंगाल को अगर शांत रखना है, उन्हें साइलेंट करना है, तो उनका बंटवारा ही, उनको डिवाइड करने से सबसे अच्छा तरीका होगा। और इंडिया में इधर जैसे ही बंगाल डिवाइड हुआ, जैसे बंगाल के डिवाइड होने की खबर मिली, जब इंडियन लोगों को पता चली, तो यहाँ के लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया, यानी कि ब्रिटिश पावर का विरोध करना शुरू कर दिया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। और इस मूवमेंट को, इस स्ट्रगल को स्वदेशी मूवमेंट कहा गया। स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त 1905 को लॉन्च किया गया। इस मूवमेंट में ब्रिटिश का बाइकॉट और ब्रिटिश के जितने सामान थे, जो भी फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान हम यूज़ करते थे, पहनते थे या अपने लाइफ में लिए हुए थे, उन सब को हटा देना और इंडिया में बने हुए सामान को यूज़ करना। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का, यानी जो भी विदेशी सामान, जो भी ब्रिटेन के सामान हम यूज़ कर रहे थे, चाहे वो जिस भी प्रकार के गुड्स हो या सामान हो, हम यूज़ कर रहे थे, तो उनको अपने घरों से बाहर फेंक दिया गया, निकाल दिया गया। कई ब्रिटेन वाले सामानों को जला दिया गया और अपने देश के बने हुए सामानों को यूज़ करना था। ठीक है। 2 movements were instrumental in establishment of textile mills, नेशनल बैंक, केमिकल वर्क्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है। और जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, जो बैंक थे, जो टेक्सटाइल मिल्स थी, ठीक है, तो जितनी मिल्स ब्रिटेन की थी, जो ब्रिटेन वाले आकर के कपड़ा बनाते थे, उनका कपड़ा पहनने के लिए मना कर दिया गया और प्योर टोटल जो इंडियन चीज़ें थी, ठीक है, उनको प्रेफरेंस दिया गया। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास गया, लीडर्स जा कर के मिले, मीटिंग्स की और सबको इस बारे में बताया गया। ठीक है। जो स्टूडेंट्स थे, जो ब्रिटेन के स्कूलों में, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स उस टाइम बने थे, जो ब्रिटेन वालों ने बनाए थे, तो इंडियन लोगों ने वहाँ से अपने नाम कटवा करके और इंडियन स्कूल जो उस टाइम थे, जो इंडिया के लोगों द्वारा खोले गए थे, उनमें नाम लिखवाना चालू कर दिया। यानी ब्रिटेन की किसी भी चीज़ का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया गया। तो इससे अंग्रेज़ आग बबूला हो गए, अंग्रेज़ नाराज़ हो गए, अंग्रेज़ पागल हो गए और उन्होंने यहाँ के लोगों को रिप्रेस किया। यहाँ के लोगों को आंदोलन ख़त्म करने के लिए, मूवमेंट ख़त्म करने के लिए लाठी डंडों से पीटा गया। जहाँ भी ये प्रोसेसन निकालते, जुलूस निकालते, लोग जमा होते और ब्रिटिश के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते, तो इनको पीटा जाता, इनको पकड़ा जाता, इनको जेल में डाला जाता। लेकिन फिर भी उस टाइम जो इंडिया के लीडर्स थे और जो इंडियन लोग थे, उन्होंने मन बना लिया था कि चाहे कितना हो लाठी गिरे, कितना हो हम लोग डंडा खाएं, कितना हो अंग्रेजी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों पे अत्याचार कर ले, लेकिन हम किसी हाल में ये मूवमेंट नहीं रोकेंगे, मूवमेंट हमारा जारी रहेगा। इसके बाद जो अगली आपकी हेडिंग है वो है मुस्लिम लीग और सूरत स्पिल्ट। आइए उसको हम देखते हैं। उस टाइम इंडिया में, जिस टाइम की सब बातें हैं, तो उस टाइम इंडिया में जो भी मूवमेंट होते थे, जो भी ब्रिटिश का विरोध किया जाता था या जो भी आंदोलन मूवमेंट किया जाता था, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ होकर के और अंग्रेज़ों की खिलाफत करते थे, ब्रिटेन वालों को ललकारते थे। तो ब्रिटेन वालों से यही सब नहीं देखा जाता था। वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में फूट डाल करके उनको अलग किया जाए और हिंदू और मुस्लिम दोनों को आपस में ही लड़वा दिया जाए, आपस में ही उनको क्लैश करवाया जाए। इसी सोच के साथ, इसी थिंकिंग के साथ उन्होंने जो बंगाल का जो डिवाइडेशन किया था, जो पार्टीशन किया था बंगाल का, उसमें ईस्ट बंगाल में उन एरियाज़ को रखा गया था जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी और वेस्ट बंगाल में, ठीक है, उन सिटीज़ को लिया गया था। इस हिसाब से डिवाइड किया गया था कि जो हिंदू मेजॉरिटी इलाका था वो वेस्ट बंगाल में आ गया
और जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका था वो ईस्ट बंगाल में आ गया। तो ब्रिटेन वालों की ये चाल काफ़ी सक्सेसफुल रही। उन्होंने हिंदू से मुस्लिम को लड़वाने में वो कामयाब हो गए, सक्सेसफुल हो गए। और 1906 में कुछ मुस्लिम्स ने मिल करके मुस्लिम लीग नाम से अलग संगठन बना लिया और उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई है और जो अंग्रेज़ों का विरोध है, जो खिलाफत है, वो हम मुसलमान अपने लेवल से मिल करके करेंगे और हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई लेने देना नहीं है। उनकी अपनी सोच थी, उनके अपने तरीके थे। नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक है, और प्रिंस आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान और प्रिंस आगा खान, ये दो लोगों ने मिलकर के इनकी इम्पोर्टेंट उसमें रोल रहा मुस्लिम लीग को बनाने में। और मुस्लिम लीग जब बनी तो उसमें मुस्लिमों के राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को, उनके हित को ध्यान दिया गया, ठीक है। तो उस प्रकार से जो मॉडरेट्स थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मुस्लिम लीग थे, ये तीनों आपस में भी कभी कभी इंडिफरेंस हो जाता था, इनका आपस में ही मतभेद हो जाता था, लेकिन सब ने मिल करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो लड़ी। लड़ाई जारी रही, आंदोलन जारी रहा, मूवमेंट जारी रहा और अंग्रेज़ों का जो विरोध था, ठीक है, अंग्रेज़ों को इंडिया से बाहर निकालने की जो तड़प थी वो तड़प जारी रही, वो चीज़ें जारी रहीं। उसके बाद से जो आपकी अगली हेडिंग है वो है ग्रो ऑफ मिलिटेंसी। ये सब चीज़ें इंडिया में जब हो रही थी तो यूरोप में भी, यानी कि ब्रिटेन में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में, वहाँ भी रेवोल्यूशन हो रहा था, वहाँ भी क्रांति हो रही थी। लेकिन वहाँ जो रेवोल्यूशन हो रहा था वो लोगों को मोनार्किज्म से आज़ाद कराने के लिए हो रहा था। मोनार्की मतलब राजाओं का शासन, किंग का शासन, सम्राट, एम्परर, राजा, किंग, उनके शासन से आज़ाद कराने के लिए वहाँ पे रेवोल्यूशन हो रहा था। क्योंकि राजा टैक्स बहुत ज़्यादा कर देते थे और वहाँ की जनता को लूट खसोट ज़्यादा रहे थे। तो वहाँ जो रेवोल्यूशन हो रहा था तो उस रेवोल्यूशन का असर यहाँ इंडिया में भी हुआ। और जो यहाँ इंडिया के जो यंग जनरेशन थी, जो नौजवान लोग थे, जो यंग स्टूडेंट थे, लोग थे, उन पे इस रिवोल्यूशंस का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एक नया तरीका अपनाया और अपने आप को क्रांतिकारी बताया, अपने आप को रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी का। इनका जो प्रिंसिपल था, इनका जो लड़ने का तरीका था, वो आँख के बदले आँख, ब्लड के बदले ब्लड, खून के बदले खून और मौत के बदले मौत था। यानी अंग्रेज़ ब्रिटिश जैसा बिहेवियर इनके साथ करते थे, ये वैसा बिहेवियर ब्रिटिश के साथ यानी कि अंग्रेज़ों के साथ करना चाहते थे। इनका जो लड़ने का फंडा था वो ये था, ये गुप्त संगठन, सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे, बॉम्ब बनाते थे और आर्म्स इकट्ठा करने का प्रयास करते थे। इन्वॉल्वमेंट इन द असिमिलेशन, ठीक है। और ब्रिटिश ऑफिसर थे जो इंडियन लोगों पे जो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे, ये उनको मार डालते थे। द प्रोपगेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थ्रू न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड पैम्पलेट, ये न्यूज़पेपर्स में, किताबों में, बुक्स में पैम्पलेट छपवा करके ये सर्कुलेट करवाते थे ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनके बारे में पता चल सके। रेवोल्यूशनरीज़ ने कभी भी मास में रेवोल्यूशन करना नहीं चाहा, लोगों को साथ लेकर के, बहुत सारी भीड़ जुटा करके इन्होंने कभी भी कोई काम नहीं किया। ये छोटे छोटे गुट बनाते, छोटी छोटी टीम बनाते और उससे ये अंग्रेज़ों पे अटैक करते और अंग्रेज़ों के नाक में इन्होंने दम कर दिया था। इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, जैसे एक उनमें से ऑर्गेनाइजेशन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में जो लोग थे, जो क्रांतिकारी यानी कि जो रेवोल्यूशनरी थे, वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोसेफ चैटर्जी थे, योगेश चैटर्जी थे, सचिंद्र नाथ सान्याल थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। ये इस एसोसिएशन के लीडिंग मेंबर्स थे। ये सभी के सभी नंबर 1 क्रांतिकारी थे और इन सब से अंग्रेज डरते थे, ठीक है। उसके बाद से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया 1924 में, कानपुर में इसको बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद से इन लोगों ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट को अंजाम दिया वो था काकोरी कांड। 1925 में काकोरी नाम का एक रेलवे स्टेशन था। इन
क्रांतिकारियों को, रेवोल्यूशनरीज को जब पैसों की कमी पड़ गई, हथियार इनको कम पड़ गए, तो इन्होंने सोचा कि ब्रिटिश की जो खजाने से भरी यानी पैसे से भरी, ठीक है, जो ट्रेन थी वो लखनऊ लाई जा रही थी। तो बीच में एक स्टेशन पड़ता था काकोरी। उन्होंने सोचा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो खजाना है, उनके जो रुपए पैसे हैं जो ट्रेन से आ रहे हैं, हम उन्हीं ट्रेन को लूट लेते हैं, हमारे पास पैसा हो जाएगा, फिर हम हथियार खरीदेंगे और फिर हम अंग्रेज़ों का मुकाबला करेंगे। क्योंकि अंग्रेज़ जब हम पे अटैक करते थे तो उनके हाथ में राइफ़ल होती थी, बंदूक होती थी, ठीक है, अल्ट्रा मॉडर्न वेपन होते थे। और यहाँ इंडियंस के पास पुराने तरीके के हथियार होते थे। इसलिए ये लोग चाहते थे कि हमारे उनके पास भी मॉडर्न, उस ज़माने के जो उस समय के फेमस हथियार थे वो हों, ताकि अंग्रेज़ों से उनकी ज़बान में उनके तरह से मुकाबला। तो रेवोल्यूशनरीज ने मिल करके प्लान बनाया और आखिरकार काकोरी कांड को अंजाम दिया और अंग्रेज़ों का खजाना लूट लिया। इसके बाद 1928 में उन्होंने एक और संगठन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। तो इसको बनाया गया 1928 में। उसके बाद 9 और 10 सितंबर 1928 को सभी रेवोल्यूशनरीज मिल करके दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना एक लीडर चुना, और जिनको चुना गया लीडर, उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1928 में बना था, और बाद में चंद्रशेखर आज़ाद को उनका कमांडर इन चीफ चुना गया। तो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन था, इन्होंने बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को अंजाम दिया था, ठीक है। जो सबसे बड़ी इंसिडेंट को अंजाम दिया गया था 1929 में था, 1930 में था। उसके बाद से 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिल करके लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। हालांकि वो बम इन्होंने किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था, अंग्रेज़ सरकार को, बाहरी अंग्रेज़ सरकार को सुनाने के लिए फेंका हुआ था, ठीक है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ केवल इंडिया में ही नहीं हो रही थी, इंडिया के बाहर भी ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। अगली हेडिंग जो आपकी है वो यही है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर भी लोग सपोर्ट जुटाने के लिए, समर्थन जुटाने के लिए कई पार्टियां बना रहे थे, जैसे USA, जर्मनी, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट में, ठीक है। गदर पार्टी नाम की एक पार्टी बनी थी अमेरिका में, जिसको लाला हरदयाल ने बनाया था, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के आसपास। वहाँ के जो रेवोल्यूशनरी होते थे इन फॉरेन्स में, जैसे जर्मनी में, USA में, यहाँ पार्टी बनाते, और इंडिया के जो लोग वहाँ रहते थे, उन विदेशों में रहते थे, उनसे पैसे वगैरह इकट्ठा करते और यहाँ के रेवोल्यूशनरी लोगों को हेल्प करने के लिए पैसे वगैरह इकट्ठा किए जाते थे, ठीक है। 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई थी सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। और वो एक न्यूज़पेपर भी निकालते थे जिसका नाम था गदर, जो हिंदी, उर्दू, मराठी, पंजाबी और इंग्लिश में वो न्यूज़पेपर छपा करता था। उसका नाम भी गदर था और पार्टी का नाम भी गदर था, ठीक है। उसके पास जो आपकी अगली हेडिंग है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब ये सब चीज़ें हो ही रही थी, तब तक ब्रिटेन वालों ने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स नाम का एक बिल लाया, ठीक है। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स में जो मेन पॉइंट्स थे वो ये थे कि एक्सटेंशन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाया गया था, ठीक है, जिससे चुन करके सेलेक्ट हो करके लोग जाते और गवर्नमेंट में रहते थे, तो उनके मेंबर्स को बढ़ाया जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग ही सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाए, यानी मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े हों और मुस्लिम लोग ही उन्हें वोट करें, ठीक है। मुस्लिम्स वर गिवन राइट टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स टू दिस काउंसिल्स, तो इस काउंसिल में मुस्लिम अपने नेता को चुन सकते थे और मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट कर सकते थे। जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे या जो मॉडरेट लोग थे, वो इस प्रकार के फैसलों का उन्होंने विरोध किया। वो समझ गए थे कि अलग मुस्लिम इलेक्टोरेट बना करके मुस्लिम्स को भड़काया जा रहा है और हिंदूज को मुस्लिम से फिर से लड़वाया जाएगा। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स का विरोध किया, ठीक है।
उसके बाद से जो अगली हेडिंग आपकी बुक में वो है लखनऊ पैक्ट 1916। एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड इन अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज लखनऊ पैक्ट। जब हिंदू मुस्लिम में अंग्रेज विरोध करने लगे, हिंदू को अलग से बात करते, मुस्लिम्स को अलग से बात करते, मुस्लिम्स को इनके खिलाफ भड़काते, हमको उनके खिलाफ भड़काते, तो जो मेन लीडर्स थे उस टाइम उन्होंने इस चीज़ को बहुत गलत माना, विरोध किया। और 1916 में लखनऊ में एक समझौता हुआ, एक मीटिंग हुई जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। उसमें हुआ क्या, इस लखनऊ पैक्ट में दो मेन बातें हुई। फर्स्ट मेन बात क्या हुई कि मुस्लिम लीग के डिमांड को ब्रिटेन वालों ने मान लिया था कि मुस्लिम्स को अलग इलेक्ट्रेट सेपरेट दिया जाएगा, अलग उनको इलेक्ट्रेट दिया जाएगा। तो उस डिमांड को कांग्रेस ने भी मान लिया। कांग्रेस को कोई एतराज़ नहीं हुआ कि ठीक है, मुस्लिम्स को अलग इलेक्ट्रेट आप दे दीजिए। दूसरी डिमांड क्या थी कि कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने और एक्सट्रीमिस्ट ने, तीनों लोगों ने मिलकर के इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि इंडिया फ्री तो हो जाएगा, इंडिया फ्री हो जाएगा, अंग्रेज वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो ब्रिटेन की क्वीन को इंडिया वाले अपनी क्वीन मानेंगे। यानी फ्री तो हो जाएंगे लेकिन वो अभी भी ब्रिटेन की महारानी के अंडर ही रहेंगे, यानी कि एक तरीके से वो गुलाम ही रहेंगे। तो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को उन्होंने रखा आपके सामने, ठीक है। उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन भी था, ब्रिटेन था आपका, और जर्मनी था, ठीक है, फ्रांस था। तो इंडिया के जो सोल्जर्स थे, इंडिया के जो लोग थे, ठीक है, ब्रिटेन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमको क्या करिए कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप ब्रिटेन की तरफ से लड़ने में हमारी मदद करिए और हम आपको धीरे धीरे फ्री कर देंगे। धीरे धीरे आपको जो आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी है हम आपको दे देंगे, हम आपके यहाँ इलेक्शन करवाएंगे जिसमें इंडियन लोग भी भाग लेंगे और जो जीतेगा वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। कुछ इस तरीके से कहा गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब फिनिश हो गया, इंडिया के लोगों ने बढ़ चढ़ करके ब्रिटेन को हेल्प किया। उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और लोकल रिफॉर्म्स के लिए, गवर्नमेंट बनाने के डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स उन्होंने किया। 1919 में ये आया और इसके तहत कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स किए गए, कुछ बदलाव किए गए, ठीक है। बदलाव क्या किए गए, जो आजकल जो सिस्टम है उसकी नींव वहीं पे पड़ी। जैसे यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटर बनाया गया, इसमें 2 हाउस रखा गया, काउंसिल ऑफ द स्टेट, अपर हाउस, और लेजिस्लेटिव यानी कि लोअर हाउस। आज लोअर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं और अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस को हम क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। ये तब काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था और लेजिस्लेटिव असेंबली कही जाती थी, ठीक है। उसके बाद से टेन्योर ऑफ द अपर हाउस वाज 5 ईयर एंड लोअर हाउस वाज 3 ईयर्स। तो अपर हाउस का जो टाइम 5 ईयर रखा गया, लोअर हाउस का जो टाइम था वो 3 ईयर रखा गया, ठीक है। यानी आज जो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम देखते हैं उसकी नींव उसी ज़माने में पड़ गई थी और यही सब सुधार उस समय किए गए थे। यहाँ पर आकर के आपका चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। आपको इस चैप्टर में क्या अच्छा लगा, वीडियो में क्या पसंद आया हो वो भी बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप मुझे तुरंत कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको करूँगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।